Hello everyone, I am Priya and welcome back to Management Plus. In this video lecture, we will learn about contract of sales of goods in detail, like its meaning, characteristic and difference between sales and agreement to sale. इससे पहले भी मैंने बिजनेस लॉ की और भी बहुत सी वीडियोस अपलोड करी है अपने चैनल पे। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आपको उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 का जो मेन बेसिक आइटम है वो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, जो कि सेक्शन 4 ऑफ सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller transfer or agree to transfer the property in goods to the buyer for a price। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेलर ट्रांसफर करता है या फिर ट्रांसफर करने के लिए अग्री करता है किस चीज को? एक गुड्स को, है ना, अपनी प्रॉपर्टी को, जो कि गुड्स के फॉर्म में होगा, किसी बायर को, और इस ट्रांसफर के एवज में वो क्या चार्ज करेगा? प्राइस चार्ज करेगा। और ये बायर और सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब दो पार्टीज हैं, एक सेलर है, एक बायर है। सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी किस फॉर्म में होगा? गुड्स के फॉर्म में होगा, सर्विसेज के फॉर्म में नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुड्स के फॉर्म में होगा। एक प्राइस के बिहाफ में ये जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसके बदले कुछ ना कुछ प्राइस चार्ज कर रहे हैं, कुछ अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है बायर एंड सेलर के बीच, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है वो एब्सोल्यूट भी होता है और कंडीशनल भी होता है, डिपेंड करता है कि पार्टीज क्या चाहती हैं। एब्सोल्यूट और कंडीशनल का मतलब सिंपल, आप एक अग्रीमेंट कर सकते हैं जिसमें किसी तरीके का कोई कंडीशन नहीं लगाया गया हो, या फिर आप चाहे तो कुछ ना कुछ कंडीशन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है पार्टीज की क्या राय है, ठीक है। ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि पार्ट ओनर भी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पार्ट ओनर आगे आप अच्छे से समझेंगे, बताती हूँ। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ जेनेरिक टर्म, ठीक है। ये जो सेल्स ऑफ गुड का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी हो सकता है, मतलब कि सेल भी हो सकता है, या फिर अग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है। क्लियर? देखिए सेल क्या होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है सेल का वो दोनों तरीके का हो सकता है, सेल भी और अग्रीमेंट टू सेल भी। तो सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बीच में क्या मेन डिफरेंस है ये जानना बहुत जरूरी है, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेल वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इमीडिएटली ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सेल के अंदर क्या होता है कि हम एक सेल्स का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें जो प्रॉपर्टी है यानी कि जो गुड्स है वो इमीडिएटली सेलर टू बायर ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? सेल का कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें दोनों ही पार्टीज अपने सारे लायबिलिटीज को फुलफिल कर चुके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? सेलर अपने एंड से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, यानी अपने गुड्स को ट्रांसफर कर दिया, और उस गुड्स के बिहाफ में बायर ने उसको पैसे दे दिए जो प्राइस चार्ज किया गया था। तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही पार्टीज के तरफ से कंप्लीट कर दिया गया। दैट मींस ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब देखिए एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? इमीडिएटली, मतलब सामने वाले से मैंने पैसे लिए और इमीडिएटली अपने गुड्स को उनको दे दिया। मतलब इमीडिएटली हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया बायर को गुड्स को। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में क्या हो रहा है कि अभी प्रेजेंट में हम अग्रीमेंट कर ले रहे हैं कि हाँ, हम एक फ्यूचर डेट में आपको अपने गुड्स को ट्रांसफर कर देंगे, या फिर कुछ कंडीशन लगा रहे हैं कि इस कंडीशन को फुलफिल जब किया जाएगा फ्यूचर डेट में तो फिर हम आपके गुड्स को ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे अग्रीमेंट, ऐसे सेल अग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? अग्रीमेंट टू सेल। ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब किसी न किसी एक पार्टी का जो लायबिलिटी होता है वो बचा हुआ होता है कॉन्ट्रैक्ट में फुलफिल करने के लिए। एक पार्टी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर चुकी है, दूसरी पार्टी करने वाली है, ठीक है। An agreement to sell become a sale when the time lapses or the condition are fulfilled subject to which the property in the goods was to transfer। agreement to sell कब बनता है? जब वो desired time जो बताया गया है फ्यूचर टाइम
वो लैप्स कर जाए या फिर जो कंडीशन बताया गया है वो फुलफिल हो जाए, तो जो प्रॉपर्टी है या जो गुड्स के फॉर्म में प्रॉपर्टी है उसको इमीडिएटली सेलर ट्रांसफर कर देता है बायर के हक में, यानी कि ये जो अग्रीमेंट टू सेल था वो क्या बदल गया, सेल में बदल गया। तो ये देखिए कंपैरेटिव चार्ट जब आप देखेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझेंगे और आपकी एग्जामिनेशन में लिखने के लिए भी काफी अच्छा होगा। तो सबसे पहले जो हम डिफरेंस देख रहे हैं वो देख रहे हैं मीनिंग के बेसिस पे। तो हमारा सेल का मतलब क्या होता है, जहां पे प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर के पास, ठीक है। और एग्रीमेंट टू सेल में हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी जो गुड्स के फॉर्म में है वो फ्यूचर में ट्रांसफर होगी सेलर टू बायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लीगल डेफिनेशन है उसके बेसिस पे आप डिफरेंस देखेंगे। तो लीगल डेफिनेशन क्या होता है सेल का, सेल कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द गुड्स बाय द सेलर टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड। सेल क्या होता है, आप ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि एक गुड्स की ओनरशिप है, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, बायर को ट्रांसफर कर रहे हैं। किस चीज के एक्सचेंज में कर रहे हैं, तो एक प्राइस के एक्सचेंज में कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। और इधर क्या है, अग्रीमेंट टू सेल के अंदर वेयर द सेलर अग्रीज विद द बायर टू ट्रांसफर द टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑन अ फ्यूचर डेट अपॉन सर्टिफाइंग सर्टेन कंडीशन इज कॉल्ड एज अग्रीमेंट टू सेल। ऐसा अग्रीमेंट जहां पे बायर क्या कर रहा है, सॉरी सेलर क्या कर रहा है, फ्यूचर डेट में ट्रांसफर करेगा ओनरशिप को, फ्यूचर, अभी प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर में करेगा, या फिर जो कंडीशन लगाया गया है उसको सर्टिफाई करने के बाद करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट टू सेल। देखिए एग्जाम्पल के बेसिस पे भी आप डिफरेंस कर सकते हैं। सेल का क्या हो गया, एक्स सोल्ड 10 bags ऑफ व्हीट टू वाई अगेंस्ट पेमेंट ऑफ ₹3000। एक्स क्या करता है, वाई को 10 बैग्स बेचता है, किस चीज के, व्हीट के, कितने रुपए में, 3000 रुपए में। दो पार्टीज है, एक्स एंड वाई, दोनों एक दूसरे को सामान बेच रही हैं। इमीडिएटली 3000 रुपए एक्स ने लिए और वाई को सिंपली 10 बोरे व्हीट के दे दिए, इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया। और यहाँ पे क्या है, एक्स अग्री टू सेल 10 bags ऑफ व्हीट टू वाई फॉर ₹3000 आफ्टर गेटिंग द स्टॉक। यहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया है कि मेरे पास जब स्टॉक होंगे ना तो मैं आपको 10 बोरे व्हीट के 3000 रुपए में ट्रांसफर कर दूंगा, अभी नहीं, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद मैं कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बायर ने तो अपने पार्ट का जो काम था वो तो कर दिया, लेकिन अभी सेलर का काम बचा हुआ है, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्जीक्यूटेड है और ये एग्जीक्यूटरी है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली। प्रॉपर्टी क्या होती है, इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है सेल के केस में, और एग्रीमेंट टू सेल के केस में इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल का वो एग्जीक्यूटेड होता है, और एग्रीमेंट टू सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्जीक्यूटरी होता है। अब नेक्स्ट वन, सेलर कैन स्यू द बायर फॉर केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेलर यहाँ पे बायर को स्यू कर सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो, क्योंकि सेलर ने इमीडिएटली अगर ट्रांसफर कर दिया और बायर उनको पैसे ना दे तो उनके पास पूरा राइट बनता है कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग उन पे स्यू कर सकता है। लेकिन अगर हम एग्रीमेंट टू सेल की बात करें तो यहाँ पे सेलर स्यू नहीं कर सकता बायर को, किसके रिगार्डिंग, यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। हाँ, अगर बायर मुकर जाता है बाद में जाकर के तो सेलर को होगा क्या, डैमेज, ठीक है। तो इस सिर्फ डैमेज के रिगार्डिंग जो कंपेंसेशन होगा उसके रिगार्डिंग सेलर डिमांड कर सकता है, ना कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग उनको स्यू कर सकता है। स्यू कर सकता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको वो पैसे मिलेंगे जिनका उनको डैमेज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब अगर सेल होता है तो सेल जो होता है वो लायबल होता है सेल्स टैक्स के लिए, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल्स टैक्स के लिए लायबल नहीं होता है। सेलर सेल्स के केस में सेलर के पास कोई राइट नहीं होती है रीसेल करने की। आप कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं, आपने पैसे ले लिए, आपने इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया, अब आपका कोई राइट नहीं बनता है उस पर्टिकुलर गुड के रिगार्डिंग कि आप उनको फिर से रीसेल करें। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर सेलर के पास राइट है रीसेल करने का, अगर बायर पीछे होता है तो। नेक्स्ट देखिए, इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड द लॉस इज बोर्न बाय द बायर इवन दो द गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ द सेलर। अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया सेल का और आपने पूरे पैसे दे दिए, सेलर ने
आपको ट्रांसफर कर दिया पूरा का पूरा ओनरशिप, तो अब सिर्फ और सिर्फ उस गुड्स के प्रति बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। सेलर के पास रहेगा भी वो गुड्स तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, किसकी बनती है? बायर की बनती है। अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ जो लॉस होगा उसको कौन बियर करेगा? बायर। ठीक है, अग्रीमेंट टू सेल के अंदर जो लॉस होता है वो सेलर का होता है, क्योंकि जो गुड्स है वो सेलर के पोजीशन में रहे या बायर के पोजीशन में रहे। ये कैसा एग्रीमेंट है? अग्रीमेंट टू सेल का है, मतलब अभी कंप्लीटली बायर का पूरा अधिकार उस गुड्स पे नहीं है, भले उसके पोजीशन में हो लेकिन अभी भी उस पे अधिकार किसका है? सेलर का है। इसलिए अगर लॉस होता है गुड्स की वजह से तो लॉस किसका होगा? सेलर का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। तो फर्स्ट क्या है कि 2 पार्टीज होनी चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होता है ना वो बाइलेटरल नेचर का होता है, मतलब कि जो प्रॉपर्टी होती है वेयर इन प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज टू पास फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, मतलब जो गुड्स है ना वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी को मूव करती है, ट्रांसफर होती है। एक ही पार्टी जिसका खुद का सामान है वो खुद का कैसे खरीद लेगा, है ना? किसी दो को तो ट्रांसफर करेगा ना, तो एटलीस्ट 2 पार्टी का होना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, ए ओनर है ग्रोसरी शॉप का, है ना? इफ ही सप्लाइज द गुड्स, अपने स्टॉक में से, जो उसका ग्रोसरी शॉप का स्टॉक है उसमें से वो कुछ अपने फैमिली में जाकर के सप्लाई कर देता है और इट डज नॉट अमाउंट टू सेल, मतलब ये तो सेल नहीं हुआ ना। कि अगर मेरा कोई दुकान है ग्रोसरी का और उसमें से मैं कुछ सामान उठाऊं और जाके अपने फैमिली में जाके दे दूं, किचन में रख दूं, तो क्या ये सेल है? नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं दिए, मैंने कोई पैसे चार्ज ही नहीं किए ना तो लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दुकान भी मेरी है, मतलब सेलर भी मैं ही हूं और बायर खुद भी मैं ही हूं। तो ऐसा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट पार्टी होनी चाहिए, एक पार्टी सेलर होना चाहिए और एक बायर होना चाहिए। कभी भी एक ही पर्सन सेलर और बायर दोनों नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, however there shall be a contract of sale between part owner, पार्ट ओनर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है। मैंने ऊपर कहा था आपको कि पार्ट ओनर नीचे बताऊंगी डिटेल में। तो जैसे एग्जांपल देखिए कि ए एंड बी जो हैं वो एक टेलीविजन सेट को ज्वाइंटली ओन करते हैं, मतलब दोनों ने पैसे लगाए हैं, दोनों ने मिलकर के टेलीविजन सेट को खरीदा है। ठीक, ए में ट्रांसफर हिज ओनरशिप इन द टेलीविजन सेट टू बी। अब ए सोचते हैं कि मुझे ना नहीं इंटरेस्ट नहीं है इस टेलीविजन सेट में, चलो अब एक काम करते हैं, कंप्लीटली जो ओनरशिप है वो बी को दे देते हैं, thereby making बी द सोल ओनर ऑफ द गुड। अब वो क्या करते हैं, बी को सोल ओनर बना देते हैं गुड का। तो अब ये दोनों पार्ट ओनर थे, पार्टली ओनर थे, उस टेलीविजन सेट के जॉइंट ओनर थे, लेकिन अब क्या हो गया, ए ने सोचा चलो बी को पूरा ओनरशिप दे देते हैं, यानी कि इस टेलीविजन सेट का जो अपना हिस्सा है वो बी से ले लेते हैं और कंप्लीट इनको ओनर बना देते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना वो सेल्स का होगा। ठीक है, और एक और कंडीशन में क्या होगा, अ पार्टनर में मस्ट बाय गुड्स फ्रॉम द फर्म इन विच ही इज पार्टनर एंड वाइस वर्सा। अगर पार्टनर चाहे तो वो अपने पार्टनरशिप बिजनेस के किसी प्रॉपर्टी को खुद पर्सनल यूज के लिए अगर खरीदता है या ओनरशिप ट्रांसफर करता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाएगा। लेकिन एक दुकानदार अपने जरूरत के लिए कुछ सामान अपने दुकान से लेकर के यूज कर लेता है तो वो सेल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट एक सेलर और एक बायर होना चाहिए, 2 पार्टीज होनी चाहिए। तो पार्ट ओनर के केस में सेल्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स होता है, लेकिन कभी भी जो ओनर है वो खुद को अपने सामान को नहीं बेच सकता। क्लियर? 2 पार्टीज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, गुड्स। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी गुड्स की वजह से कोई ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई ना कोई गुड होना चाहिए। ऐसे ही खाली हाथ एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होना चाहिए ना जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, तो वो एलिमेंट क्या है, गुड्स। तो ये जो गुड्स होते हैं वो मूवेबल नेचर के होने चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए। Actionable claims and money in regarded as good. Contract relating to services are not considered as contract of sale. कभी भी सर्विसेज के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बात नहीं की जाती है और ना ही इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बात की जाती है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है वो कहाँ डील होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर डील होता है। मतलब कि अल्टीमेटली हमने क्या समझना है कि गुड्स होना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए,
ट्रांसफर ऑफ गुड, साथ ही साथ ये गुड्स कैसे होने चाहिए, मूवेबल नेचर के होने चाहिए, ठीक है, और बिना क्लेम के होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक एसेंशियल एलिमेंट है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मतलब क्या होना चाहिए कि द टर्म प्रॉपर्टी इन गुड्स मीन्स द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। आप अगर किसी प्रॉपर्टी को, अपने गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब उसका मालिकाना हक ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले आप उसके ओनर थे, अब जिसको आप ट्रांसफर करेंगे वो उसका ओनर हो जाएगा। मतलब पहले आप मालिक थे, आपने उसको खरीद रखा था, अब आप अपना मालिकाना हक किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सेल के अंदर तीसरा एलिमेंट क्या है कि आप ओनरशिप भी ट्रांसफर करेंगे। मतलब कि सिर्फ पोजेशन नहीं दे रहे हैं, आप गुड्स को नहीं दे रहे हैं, गुड्स का मालिकाना हक भी सामने वाले बायर को दे रहे हैं, ठीक है। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे जो एग्रीमेंट है बायर और सेलर के बीच में, यहाँ पे किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है, ओनरशिप के ट्रांसफर का। सिर्फ पोजेशन नहीं मिल रहा बायर को, ओनरशिप भी मिल रहा है उस पर्टिकुलर गुड का, ठीक है। हियर प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मेयरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी जो है, आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, जनरल प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ठीक है। Thus, it is the general property which is transferred under the contract of sale as distinguished from special property which is transferred in case of place of goods. General property हम सिर्फ कहाँ करते हैं, contract of sale के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अगर हम स्पेशल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो जो ट्रांसफर होता है वो प्लेस में होता है। मतलब कि पोजेशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द पॉनी while the ownership राइट्स रिमेन विद द प्लेजर। मतलब प्लेस में क्या होता है, ओनरशिप आपके पास होता है, बस आप अपने गुड्स को क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं किसी के पास, लेकिन ओनरशिप आपका होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जनरल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ओनरशिप भी आपका नहीं होगा, आपका ओनरशिप क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे, नेक्स्ट प्राइस। द बायर मस्ट पे सम प्राइस फॉर गुड। मतलब कि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके बिहाफ में आपको एक अमाउंट भी मिलना चाहिए सेलर को, है ना, कि बिना पैसे का अगर आप ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो सेल नहीं कहलाएगा। ये प्राइस क्या है, वो कंसिडरेशन मनी जो आप सेल्स ऑफ गुड करने के बिहाफ में लेंगे। अकॉर्डिंग टू कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज नेसेसरी टू बी इन मनी। कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन होना चाहिए, और ये जो कंसिडरेशन है वो मनी के फॉर्म में होना चाहिए। कुछ प्राइस, कुछ अमाउंट सेलर को मिलना चाहिए सेल करने के बिहाफ में, ठीक है। अगर आप सिंपली मतलब किसी को बिना पैसे के ऑफर कर दे रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, गिफ्ट कहलाता है या चैरिटी कहलाता है, उसको सेल हम नहीं कहते। इसलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, एक प्राइस जो आपको चार्ज करना है आफ्टर ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सचेंजिंग द गुड्स और ट्रांसफरिंग द गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होता है एक स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और यहाँ पे सारे वैलिड एलिमेंट्स होने चाहिए जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो सारे एसेंशियल को फुलफिल करेगा जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होने चाहिए। क्या क्या होता है, अब आई थिंक आपने वीडियो देखी होगी। तो फ्री कंसेंट होता है, कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड, ये सारा कुछ, ठीक है। अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो इनवैलिड हो जाएगा अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट मिसिंग रहा तो। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ए जो है ना, वो अपनी कार को बी को सेल करने के लिए अग्री हो जाता है। अब कैसे अग्री होता है, अपने स्वेच्छा से, यानी फ्री कंसेंट से नहीं अग्री हो रहा है, बी उसको फोर्स कर रहा है। मतलब कि वो जो रेडी हुआ ना, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से रेडी हुआ है, उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुम अपनी कार मुझे दे दो, मुझे बेच दो। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो है फ्री कंसेंट, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इंक्लूड बोथ अ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो होता है वो जेनेरिक टर्म है, इसमें हम दोनों चीजों को कंसिडर करते हैं, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। जहां अभी मैंने आपको ऊपर में डिफरेंस बताया कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं,
या तो आप इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर फ्यूचर डेट में कुछ कंडीशन के बाद आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टर्म हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर आते हैं, बिल्कुल ही जेनेरिक टर्म है। तो जो सेल होता है वो एग्जीक्यूटेड और ऑब्सोल्यूट होता है, और अग्रीमेंट टू सेल जो होता है वो एग्जीक्यूटरी होता है और कंडीशनल सेल होता है, मतलब दोनों पार्टीज कंप्लीट कर चुकी होती है अपने प्रॉमिस को। और एब्सोल्यूट मतलब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाया जाता, आप पैसे लेकर आओ मैं आपको सामान दे दूंगा, ऐसा वाला कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है, एक पार्टी को अभी प्रॉमिस फुलफिल करना बाकी है, और साथ साथ यहाँ पे कुछ न कुछ कंडीशन भी एप्लीकेबल है सेल के रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।